Hello students, now we are going to start the next chapter, that is ecosystem. Ecosystem is a functional unit of nature, यानी नेचर में जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के लिए इकोसिस्टम के कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम यू मे टेल दैट एक ऐसा सिस्टम इन विच बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करके एक साथ रहते हैं. करेक्ट. सो बायोटिक कंपोनेंट लाइक जो लिविंग हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एयर, टेम्परेचर, विंड, सॉइल. सो इकोसिस्टम एक ऐसे यूनिट है जिसमें कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करके एक साथ रहते हैं. कोई भी एक कंपोनेंट विदाउट अनदर कंपोनेंट नहीं रह सकता है. लाइक प्रोड्यूसर्स की बात करो, प्लांट्स, तो क्या प्लांट विदाउट अबायोटिक कंपोनेंट रह सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर, that is an abiotic component, soil, sunlight, temperature, CO2, they all are the abiotic component. तो सिंपल मीनिंग इज दैट कि बिना अबायोटिक कंपोनेंट के कोई भी बायोटिक, और बिना बायोटिक कंपोनेंट के अबायोटिक कंपोनेंट का तो वैसे भी कोई मीन नहीं रहता है. सो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो टर्म थी, इट इज़ कॉइन्ड बाय सर A.G. टेंसले. जस्ट रिमेंबर द नेम. ये जो इकोसिस्टम वर्ड था ये किसने दिया था? सर A.G. टेंसले ने, इन द ईयर ऑफ 1935. जो इकोसिस्टम का साइज है इट वेरीज. जैसे इकोसिस्टम स्मॉलर से लेकर लार्जर कुछ भी हो सकता है. लाइक एक पानी की ड्रॉप है, उसमें वो भी एक स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है क्योंकि उसके अंदर वाटर जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या हुआ है कि ये अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट का मिक्सचर अप है. तो एक पानी की ड्रॉप है, वो भी एज एन इकोसिस्टम वर्क करती है. क्लियर. और बड़े इकोसिस्टम जैसे कि सी, ओशियन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम. नाउ अब इकोसिस्टम के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स हैं, जैसे कि इकोसिस्टम, जैसे इन केमिस्ट्री यू रेड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड. ओपन सिस्टम तो वहाँ है जहाँ मटेरियल एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज. उसके बाद था क्लोज सिस्टम इन विच मटेरियल कांट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन. एंड आइसोलेटेड पूरी तरीके से क्लोज्ड है. लेकिन इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो इट इज़ कॉल्ड एन ओपन सिस्टम. द रीज़न वी नो कि वाई इट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें एनर्जी और मटेरियल दोनों आपस में एक दूसरे से एक जो इकोसिस्टम में एक्सचेंज हो रहे हैं. एक इकोसिस्टम के मटेरियल कांस्टेंट तो है नहीं, वो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट. सो वी कैन से इट इज़ एन ओपन टाइप ऑफ सिस्टम. करेक्ट. जैसे कि अब पत्तियां हैं वो फॉरेस्ट से पानी में भी जा रही हैं, और फ्रॉक्स हैं वो अपने एक इकोसिस्टम पॉन्ड से ऑन टू द लैंड भी जा रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ ओपन टाइप ऑफ सिस्टम, क्योंकि इसमें एनर्जी एंड मटेरियल दोनों का एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर. नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को हम अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि उनका नेचर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज, इसका नेचर क्लासिफाइड हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम किसे कहेंगे? जो कि नेचर खुद डेवलप करे विदाउट ह्यूमन सपोर्ट. जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, किसी ह्यूमन ने जाके तो वहाँ पेड़ पौधे लगाए ही नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम विच इज़ डेवलप्ड विदाउट एनी टाइप ऑफ ह्यूमन सपोर्ट. क्लियर. अब जो नेचुरल है इट कैन ऑल्सो डिवाइड इंटू फर्दर 2 कैटेगरी, एक्वाटिक यानी जो पानी वाला है, और टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन वाला है. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल विच इज़ डेवलप्ड बाय और क्रिएटेड बाय ह्यूमन. जैसे फील्ड है, खेत है, गार्डन है, ये ह्यूमन ने डेवलप की हैं, ये विदाउट ह्यूमन सपोर्ट के डेवलप नहीं होते हैं. तो दीज टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन. जैसे टेम्प्ररी, थोड़े समय के लिए बने, और
नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है। जैसे कि लेबोरेटरी कल्चर और प्रोटोजोवन, जो लेबोरेटरी में उन जैसे प्रोटोजोवन आर वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो पेट्री डिश में उनका कल्चर प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। जैसे कल्चरल प्लेट में या पेट्री डिश के अंदर शुगर सोल्यूशन डाल दिया, अब जैसे ही उन्हें फूड मिलेगा तो वो ग्रो करेंगी, तो उनकी कॉलोनीज बन जाती है, तो हमें कॉलोनीज दिखाई देगी, सिंगल प्रोटोजोवन नहीं दिखाई देगा। तो वो एक तरीके का हम कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए बना है, टेम्पररी है, परमानेंट तो वो हो नहीं सकता। क्लियर? तो दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड टेम्पररी इकोसिस्टम। नाउ द परमानेंट इकोसिस्टम, जैसे कि जो परमानेंट एग्जाम्पल इज फॉरेस्ट, यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो। परमानेंट का पहले ही मतलब हो गया जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो। अब जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है वो क्या होगा, सेल्फ सपोर्टिंग होगा, ह्यूमन का रोल नहीं होगा उसमें, क्योंकि ह्यूमन इतने लंबे ड्यूरेशन तक किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो परमानेंट इकोसिस्टम होता है मेनली दे आर सेल्फ सपोर्टिंग इकोसिस्टम। नाउ द थर्ड वन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्मॉल हो गया जैसे कि फ्लावर पॉट, क्योंकि उसके अंदर भी बायोटिक और अबायोटिक दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लावर पॉट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, प्लस बायोटिक तो है कंपोनेंट जो प्लांट्स हैं। सो स्मॉल इकोसिस्टम एक फ्लावर पॉट हो गया, एंड लार्ज इकोसिस्टम जैसे कि ओशियंस हैं और फॉरेस्ट हैं। अब जो हमने पीछे पढ़े थे एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एंड आर्टिफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर। एक्वाटिक वन रिवर, पानी, पॉन्ड, लेक, ओशियन, सी आर द एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट लैंड। आर्टिफिशियल में एक्वेरियम, जो जिसे हम मछली घर कहते हैं, जिसमें फिशेस रखते हैं, गार्डन, कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड एरिया मीन्स लाइक फील्ड। So these are some of the examples. The next is, अब जो बायोस्फीयर है उसको कंसीडर कर रखा है ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट, क्योंकि बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम समा गए, जितने भी टाइप के इकोसिस्टम है, जितने भी टाइप के लैंड एरिया था वो सब इंक्लूड हो गए। सो द बायोस्फीयर इज कंसीडर्ड एज एन ग्लोबल इकोसिस्टम। अगर अब हम बात करें इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर कि इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक। पहले ही बात हो चुकी है कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक हैं प्लस अबायोटिक कंपोनेंट दोनों हैं, और ये जो कंपोनेंट हैं ये एक नेचुरल, स्टेबल, सेल्फ सफिशिएंट और फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो टर्म दी थी, जो इकोसिस्टम वर्ड दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था, लेकिन ओडम ने इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया था। कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट, एंड अबायोटिक मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो अब इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट सेम चीज़ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब ही लिविंग से आ जाता है, तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब बायोटिक कैटेगरी में आएंगे। अब इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है जो हम शुरू से पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही हैं जो फूड बना के अपना काम करते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अभी इसी का फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स हैं ये क्या हैं। एवरीवन नोज दैट प्रोड्यूसर्स वो हैं विच कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म यानी कि वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज एक केमिकल फॉर्म है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी दो टाइप के हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स यानी जो सनलाइट से अपना खाना बनाएं, कीमो ऑटोट्रोप्स यानी जो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपना फूड प्रिपेयर करें। तो फोटो ऑटोट्रोप्स तो वही हो गई जो ग्रीन प्लांट हैं, क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, और इसके पास कैपेसिटी होती है टू कैप्चर द सनलाइट एंड विच कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो CO2 एंड वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Glucose C6H12O6 and oxygen is O2. O2 is released
outside in the environment that sustain the life of all other living organism. In that, glucose is called main product and oxygen is called byproduct. सेकेंड इज कीमोऑटोट्रोप यानी बाय द हेल्प ऑफ केमिकल. जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक वी रेड नाइट्रोजन फिक्सेशन, सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. सो दे आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रोप्स. अब प्रोड्यूसर्स की इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो बात है कि ये प्राइमरी बेसिस बनाते हैं बिकॉज ऑल द अदर कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं. ये फूड देते हैं, शेल्टर भी देते हैं क्योंकि इनसे वुड मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, मेडिसिन मिलता है, टिम्बर, वैक्स, रबर, टैनिन, रेजिन, एवरीथिंग. मतलब हम कह सकते हैं फॉरेस्ट का लाइफ को सस्टेन करते हैं ऑन अर्थ. इनके बिना लाइफ नहीं है. ठीक है. इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में CO2 और O2 का बैलेंस बना के रखते हैं क्योंकि CO2 तो ये ले लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और O2 रिलीज़ करते हैं. क्लियर. अब जो इसका सेकंड कंपोनेंट है हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट. हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट वही कि जो है ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो रेडीमेड फूड लेते हैं. करेक्ट. रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं. ऑर्गेनिक वही जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ऑर्गेनिक है. और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं फिर उसको बॉडी में लेके उसको अलग अलग, जैसे कि अगर उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो होलोजोइक हो जाते हैं, अगर डिकम्पोज करते हैं तो सेप्रोट्रॉपिक हो जाते हैं, और किसी और पर डिपेंड करते हैं तो पैरासिटिक. तो वो अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो हम हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स को हम कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं और इनकी साइज के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे मैक्रो यानी लार्ज साइज, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर. जो मैक्रो कंज्यूमर हैं इनको हम फैगोट्रोप्स भी कह सकते हैं. ये ऐसे एनिमल हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में लेते हैं उस फूड को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब कट और इंजेस्ट करते हैं. इन्हीं को फिर वापस से 4 कैटेगरीज में. ये एक बेसिक्स नॉलेज है और तुम सबको ये सब आता है. बस एक बार ये वीडियो सुनो और उसके बाद रिवाइंड करो, रिमाइंड करो और लर्न करो. ये चैप्टर बहुत ईजी है. इट्स यू विल नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी टू लर्न इट. जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं उन्हें वापस से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. लाइक प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, यानी जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर वही रैबिट है, डियर, गोट. सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं. इफ़ यू हैव रिमेंबर एक फूड चेन और एक फूड वेब ट्रॉपिक लेवल कुछ हमने पढ़ा था. जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं सेकेंडरी, एंड ऑन सेकेंडरी टर्शरी. तो ये चेन चलती है. वही चीज़ वापस से यहाँ पर आई है. सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं जो कि लिविंग है तो हम इन्हें कार्निवोरस भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल लाइक फिशेज़ है, फोक्स है, फ्रॉग है. टर्शरी यानी तीसरे लेवल के हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, जैसे कि वॉल्फ ईटिंग अपॉन द फोक्स. क्वांटिनरी 4th लेवल के हैं. टॉप कार्निवोरस भी कह सकते हैं क्योंकि एक तो ये है कि फूड चेन में ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 10% लो याद हो कि 90% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट अप हो जाती है एंड ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है. तो अगर फूड चेन में ज़्यादा मेंबर होंगे तो जो लास्ट स्टॉप वाला है दैट विल गेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इस वजह से एक फूड चेन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेवल मैक्सिमम माने जाते हैं. और इस वजह से क्या होता है कि क्वांटिनरी तक तो पहुंचते ही नहीं है. सेकेंडरी पे आके टर्शरी को हम कह देते हैं कि दे आर द टॉप कार्निवोरस विच फीड अपॉन द सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स. बट फिर भी अगर याद रखना चाहे तो क्वांटिनरी जो 4th लेवल के हैं और दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल. अब पहले हमने बात की थी जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं वही प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वांटिनरी, जो लार्ज साइज के थे जो इंजेस्ट और कट करते हैं फूड को. सेकेंड है माइक्रो यानी छोटे. माइक्रो कंज्यूमर्स को हम डीकम्पोजर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स है. ऑर्गेनिक फूड मटेरियल किसका? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल जो मर गए हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर के क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और इनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं. क्लियर. अब
जो प्रोड्यूसर्स थे फैगोट्रोप्स थे, प्रोड्यूसर्स तो वो हो गए, फैगोट्रोप्स मैक्रो कंज्यूमर बताया था, एंड सेप्रोट्रोप्स कौन हो गए, माइक्रो कंज्यूमर। दे आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और इनको हम कह सकते हैं ये थ्री फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर है। वैसे तो किंगडम 5 हैं, लेकिन अगर हम फंक्शनल किंगडम की बात करें तो इसमें ये 3 आ गए, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर मैक्रो कंज्यूमर और फैगोट्रोप्स, एंड थर्ड इज माइक्रो कंज्यूमर और सेप्रोट्रोप्स। अब इसके बारे में वही इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल बता रखा है। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं वो ऑटोट्रोप्स, फोटो और कीमो, हेटरोट्रोप्स में वही है, माइक्रो कंज्यूमर बैक्टीरिया, फंगी, एंड मैक्रो कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वांटिनरी। अब जो बचे हुए कंपोनेंट्स कौन से थे, अबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो नॉन लिविंग फैक्टर है, पहले ही बात हो चुकी है, इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक एंड एडेपिक, सॉइल रिलेटेड और एनवायरनमेंट रिलेटेड। इनऑर्गेनिक में वही जो मिनरल साइकिल्स जो होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर, ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्योंकि ये एक तरीके से लिंक बनाते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ये लिविंग से नॉन लिविंग में ट्रांसफ़र होते हैं, सॉरी, नॉन लिविंग से लिविंग में और फिर लिविंग से वापस से नॉन लिविंग में। जैसे कि ऑर्गेनिज्म अगर जब मर जाते हैं तो वो वापस से एनवायरनमेंट में ही रिलीज़ होता है। और क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि हो गए लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, और एडेपिक फैक्टर में सॉइल टोपोग्राफी यानी सॉइल की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन है, पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू मेनली जो वाटर के लिए होती है, ओशियनिक वाटर है, पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, तो पीएच वैल्यू भी मेंटेन करते की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा नहीं है जो एनिमल्स ओशियन में रहते हैं उन्हें वाटर स्ट्रेस फील नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ओशियन में पीएच लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये सब कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम का पार्ट है कि इसमें कितने सारे क्या रोल हैं इनका, क्या काम करते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे एक बार रिवाइज करना एंड लर्न करना।